हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है बारिश आपके तरफ? बहुत जगह पे बारिश का बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। कोई बच्चा दिल्ली से है, वहाँ तो बड़ा सुन रहे हैं, काफ़ी दिक्कत है। दिल्ली वाले बच्चों के लिए तो दिक्कत है। यार ऑनलाइन में क्या दिक्कत है, मज़े में घर में पढ़ो, अगर घर में पानी नहीं घुसा है तो। चलिए, चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया, बधाई हो आप लोगों को भी। बट 2 साल बाद आप लोग भी लॉन्च होने वाले हैं, तो हम लोग का जो लॉन्चिंग है वो सक्सेसफुल हो। चंद्रयान तो मान लो नहीं लॉन्च हुआ सक्सेसफुली तो फिर से ट्राई हो जाएगा। बट आपका जो लॉन्चिंग पैड है वो लाइफ में एक बार मिलता है। आपको ये लॉन्चिंग पैड जो है 12th के साथ जो तैयारी का है वो लाइफ में एक बार मिलता है। मानते हो कि नहीं? तो आप कुछ ऐसा करिएगा, कुछ ऐसा करिएगा कि आपका लॉन्चिंग जो है फेल ना मारे। मेरी तरफ से तो हमेशा यही कोशिश रहेगी कि आपको मैं सक्सेसफुली लॉन्च कराऊं। अब आप कितना जो है सक्सेसफुली लॉन्च होते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। डीपीपी तो एक अपलोड हो गई होगी आई थिंक, पहली डीपीपी अपलोड हो गई होगी आई थिंक। दिल्ली के किस एरिया में रहते हो यार? सूखा है, पूरे न्यूज चैनल वाले जो है पानी भर भर के दिखा रहे हैं पूरे। दिल्ली के किस एरिया में रहते हो? साउथ दिल्ली में क्या पानी नहीं आया अभी? प्रकाश बाबू बता रहे हैं कि उनके घर में पानी चला गया है। चलिए, पानी भी चला जाएगा, आया है तो चला ही जाएगा एक दिन, टेंशन मत लीजिए। चलिए बताइए, होमवर्क का क्या स्टेटस है? आप लोगों को कुछ क्लास कुछ दिया था मैंने, होमवर्क ट्राई मारा था? अरे अभी ना डूबो, अभी क्यों डूब रहे हो? सर मैं डूब गया, बचा लो। अरे ऐसे ना डूबो यार, तुम्हारे ऊपर पूरे देश का भविष्य है भाई, आप लोग के ऊपर ऐसे डूबोगे? ठीक है, चलो। एक होता है फिजिकली डूबना, एक होता है मेंटली डूबना। तो मेंटली कभी मत डूबिएगा, फिजिकली तो अपने बस में नहीं होता। चलिए, तो अगर डूबना ही है ना तो इसमें डूब जाओ। ठीक है, 3 नदियां हैं तुम्हारे पास, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उसी में डूब जाओ। बार बार डूबो, बार बार गोता लगाओ और उसमें तैरना सीख लो, फिर उनका मजा लेना शुरू कर दोगे। तो ये होमवर्क का पहला क्वेश्चन था, ये हो गया। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, ये डिस्कस करना है। इसका आंसर क्या आएगा जल्दी बता दो। इसका आंसर क्या आएगा जल्दी बता दीजिए, ये करा चुका हूं मैं आप लोगों को, जल्दी बताओ इसका आंसर। डी डी, बहुत बच्चे डी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, तो ये मुझे करने की जरूरत तो नहीं है, आई थिंक सभी लोग कर चुके हैं। किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है सभी बच्चों को? आएंगे आएंगे आएंगे, आपके बिहार भी आएंगे। चलिए, एक क्वेश्चन ये लेते हैं, इसकी बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए, ए बीड ऑफ मास m इज अटैच टू वन एंड ऑफ ए स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ r एंड स्प्रिंग कांस्टेंट, ये बड़ा सा स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है।
द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स एट पॉइंट ए। एक जो है स्प्रिंग का एक पॉइंट यहां पे फिक्स है, ये फिक्स है, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है, ध्यान दीजिए, ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है वो रिंग पे है और रिंग पे मूव कर सकता है। बीड का मतलब समझते हैं ना सभी बच्चे, जैसे मोतियों की माला, तो जो मोती है उस माला में, धागे में क्या कर सकती है, स्लिप कर सकती है, ठीक उसी तरीके से ये बीड है। और ये बीड जो है इस रिंग पर ऐसे स्लाइड कर सकता है, इस रिंग के पेरीफेरी पे घूम सकता है, ठीक है। बीड जो है रिंग के पेरीफेरी पे घूम सकता है, ठीक है। द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स एट ए पॉइंट ए, तो ये फिक्स है, स्प्रिंग को आपने खींचा और ये बीड के साथ कनेक्टेड था, दिख गया सभी बच्चों को। द नॉर्मल रिएक्शन एट बी जस्ट आफ्टर इट इज रिलीज्ड, तो आपको बताना है कि इस बीड पे क्या नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा जस्ट आफ्टर इट इज रिलीज। जैसे ही आपने इसको छोड़ दिया, इस समय क्या नॉर्मल रिएक्शन बीड पे लग रहा होगा। तो एक काफी बढ़िया सवाल है। जो छोटी सी बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि सभी बच्चे बताएंगे कि नॉर्मल रिएक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, कमेंट करके बताइए। इस बीड पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, रिंग ने बीड पे नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा, ठीक बात है, रिंग ने बीड पे नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा, लेकिन वो किस डायरेक्शन में लगेगा? क्या ऐसे लगेगा, स्प्रिंग के लॉन्ग लगेगा? बोलो, सही है। जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इधर स्प्रिंग के लॉन्ग लगेगा, जल्दी बोलिए। परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस लगेगा। बहुत बढ़िया भाई, कुछ बच्चों को ध्यान है, बहुत बच्चे जो है यही लगा देंगे, जो जल्दीबाजी में गलती करेंगे बच्चे, वो ऐसे नॉर्मल रिएक्शन भी लगा देंगे, ये गलत है। नॉर्मल रिएक्शन यहां नहीं लगेगा। इस सर्कल का जो सेंटर है, कॉन्टेक्ट क्या है, कॉन्टेक्ट के टेंजेंट के परपेंडिकुलर। तो मैंने आपको कहा था कि छोटी बात भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए ये टेंजेंट हुआ ना आपका कॉन्टेक्ट का, इसका जो परपेंडिकुलर होगा सर्कल में, वो हमेशा सेंटर से पास होगा, वो हमेशा जो है सेंटर से पास होगा। मानते हैं कि नहीं? तो वो हमेशा जो है सेंटर से पास होगा, ये अपना सेंटर है। तो नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन इधर होगी भाई, नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन इधर होगी। सबको क्लियर हो गया? तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा वो ऐसा लगेगा, बीड पे ऐसा लगेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा, ठीक है। लेकिन जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो तो स्प्रिंग के अलोंग लगेगा। जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो किधर लगेगा भाई? वो स्प्रिंग के अलोंग लगेगा। ये तो सब लोगों को समझ में आता है कि स्प्रिंग फोर्स हमेशा स्प्रिंग के अलोंग लगेगा। ये कहानी है, दिख गया सभी बच्चों को? लेकिन अब स्प्रिंग फोर्स होगा क्या, उसमें थोड़ी तुम्हें बुद्धि बिड़ानी है। देखो कि स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ क्या है। स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है आर। स्प्रिंग जब आर रेडियस पर होगा तो अपने नेचुरल लेंथ पे होगा। तो यहां पे आर रेडियस पे तो है नहीं, आर डिस्टेंस पे कुछ और है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इसका एलोंगेशन निकालना होगा। लेट एक्स बी एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में जो एलोंगेशन है वो x है, वो हमें निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? तो x मैंने हमेशा क्या बताया है फाइनल लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस नेचुरल या इनिशियल लेंथ, ठीक है। तो इनिशियल लेंथ तो एल नॉट हमें पता है वो r है, लेकिन जब इस पोजीशन पर ये है, ठीक है, तो अगर ये इस पोजीशन पे है, क्या प्रॉब्लम है भाई? मैं आपकी प्रॉब्लम क्या फिक्स कर सकता हूं बताइए। तो यहां पे ये लेंथ, अगर स्प्रिंग की ये फाइनल लेंथ हम निकाल लें, उसको आर से माइनस कर दें, तो हमें उसका एलोंगेशन मिल जाएगा। तभी तो हम ये के एक्स फोर्स लिख सकते हैं। इसमें जो फोर्स लगेगा वो के एक्स ऐसा लगेगा। ये बात सभी बच्चों को समझ में आती है? अच्छा, ये देखो कि अगर ये रेडियस आर है तो ये भी आर है। तो ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा भाई? सभी बच्चे समझ रहे हैं, 30 डिग्री होगा। तो ये एंगल भी अपना 30 डिग्री होगा। ये क्लियर है सभी को? ये के एक्स फोर्स लग रहा होगा। ये एंगल भी अपना कितना होगा? 30 डिग्री, क्योंकि ये साइड्स के अपोजिट वाले एंगल इक्वल
साइड्स के अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं, तो ये अपने पास 30 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल भी 30 होगा। ठीक बात है। तो ये एंगल 30 है, तो इसका कंपोनेंट क्या होगा? मैंने कहा था कि नॉर्मल रिएक्शन जो है kx इधर है, तो नॉर्मल रिएक्शन जब इधर लग रहा होगा, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन में kx का क्या कंपोनेंट होगा, वही उसे कांटेक्ट जनरेट करेगा। मानते हो कि नहीं? तो वही आपको कांटेक्ट जनरेट करेगा, उसी की वजह से आपको बीड पे नॉर्मल रिएक्शन निकालना है ना। बीड पे नॉर्मल रिएक्शन उल्टा जाएगा। कैसे? एक्शन का रिएक्शन, वो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होंगे, बट उसकी वैल्यू इक्वल होगी, मैं बता रखा हूं। तो यहां पे देखो, इसका कंपोनेंट ले लो kx का, एक कंपोनेंट अपने पास यही वाला ले लो, ये kx ऐसा होगा एक कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट टेंजेंशियल होगा, तो ये कंपोनेंट आएगा kx cos 30 डिग्री। बोलो। और इसी कांटेक्ट की वजह से, और यहां पे आएगा kx sin 30 डिग्री। इससे तो खैर हमें लेना देना नहीं है अभी, ये क्या करेगा इस पे बात करेंगे। ये kx cos 30 डिग्री की वजह से यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन होगा इस तरफ, जो किसने लगाया होगा? बीड ने, रिंग ने लगाया होगा। किस पे लगाया होगा? बीड पे। ये n होगा। क्या है? ऑन बीड ड्यू टू रिंग, और उल्टा हो जाएगा रिंग पर। ठीक है, तो kx cos थीटा मतलब kx cos 30। तो n की वैल्यू क्या आ रही है? n की वैल्यू आ रही है kx cos 30। ये सभी बच्चों को समझ में आ गया? मतलब n इज इक्वल टू kx √3/2। यहां तक सभी बच्चे समझ गए। सारा मामला अब यहां पे रुका हुआ है x निकालने में। ठीक है, सारा मामला हमारा x निकालने में रुका हुआ है। चलिए भाई, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने से काफी क्वेश्चन ये रुडोल्फ के कर लिए, बट मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगा कि आप केवल काइनेमेटिक्स तक करिए, और सभी नहीं करेंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। कुछ ही क्वेश्चंस आपके सिलेबस में वही करेंगे, तो मैं टिक करा दूंगा आपको, तब आप करिएगा। ये अपने पास अभी आप फोर्स कॉन्सेप्ट का ट्राई मत करिएगा कि x √3/2 ये है नॉर्मल रिएक्शन। अब हमें x निकालना है। x कैसे निकालें? चलो देखो, x के लिए मैंने आपको बताया कि फाइनल लेंथ निकाल लेते हैं। तो ये ट्रायंगल दिख रहा है सभी बच्चों को, एक ट्रायंगल ये वाला, यही तो ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, ये A है, ये C है और ये B है, ये R है, ये R है, और तो ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो आपको मैंने साइन रूल बताया था, आप सभी बच्चों को मैंने साइन रूल बताया था। कंपोनेंट का पार्ट क्या नहीं समझ में आया भाई? kx है, kx फोर्स हमेशा स्प्रिंग के लॉन्ग लगेगा। इसका मैंने दो कंपोनेंट लिया है, एक नॉर्मल डायरेक्शन में और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में, खत्म। और ये जो नॉर्मल डायरेक्शन में जो kx cos 30 है, यही बीड को पुश करेगा, जिससे ये रिंग जो है उस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम होगा और इस डायरेक्शन में बीड स्लिप करेगी। किसके वजह से? इस फोर्स के वजह से स्लिप करेगी आगे। ये इसको एक्सेलरेशन देगा। इससे हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमसे पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो यहां पर आप जो है स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हैं। लामीज थ्योरम, देखिए लामीज थ्योरम जो आप बोल रहे हैं वो फोर्स के लिए, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहां पे स्नेल्स लॉ से क्या कर सॉरी साइन रूल से जो है मैं ये साइड की लेंथ निकाल लूंगा। तो जैसे ये आर है, ये लेंथ मैं कुछ एल ले लेता हूं। तो साइन रूल यूज करने के लिए सिखाया है। बाई साइन रूल क्या हो जाएगा? यहां फोर्स नहीं है ना, लामीज थ्योरम तब लगाते हैं जब तीन फोर्सेस हो और डायरेक्ट फोर्स का करते हैं। ठीक है, यहां साइन रूल यूज करिए। तो बाई साइन रूल क्या बोल सकते हैं? साइन 120 डिग्री अपॉन में एल, साइन 120 डिग्री अपॉन में एल, यही तो है। साइन अपॉन दिस, उल्टा भी लिख सकते हैं,
ठीक है, साइन 120 अपॉन एल, दिस इज इक्वल टू साइन 30, ये देखिए साइन 30, इसके अपोजिट जो है आर, तो दोनों सेम ही है इसलिए एक ही में काम चल जाएगा। तो एल कितना आ रहा है, एल आ रहा है आर साइन 120 अपॉन साइन 30। दिख गया सभी बच्चों को? तो आर साइन 120 क्या होता है, साइन 120 इज 180 माइनस 60, साइन 180 माइनस 60 मतलब साइन 60, तो आप बोल सकते हो √3/2, और साइन 30 हाफ, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आएगा √3r। तो इस पोजीशन पे स्प्रिंग की फाइनल लेंथ है √3r, इस पोजीशन पे स्प्रिंग की फाइनल लेंथ है √3r, और इन नेचुरल लेंथ है r। ठीक है, तो व्हाट इज द एलोंगेशन, एलोंगेशन आप निकाल पाओगे यहां से, x आ जाएगा कितना, l फाइनल है √3r माइनस नेचुरल लेंथ है r, तो आवर एलोंगेशन इज √3 माइनस 1r, तो ये अपना एलोंगेशन हो जाएगा। ठीक है, ये अपना एलोंगेशन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आप ऑपोजिट भी कर सकते हैं भाई। ये जो आप डिनोमिनेटर है ना, इसको ऊपर लिख लीजिए, इसको नीचे, इसको भी ऊपर लिख दीजिए, इसको नीचे, उससे क्या फर्क पड़ता है यार। ठीक है, तो यहां पे अपने पास जब इसको ऊपर रखेंगे तो इसको भी ऊपर रखेंगे, एंगल को नीचे रख दीजिएगा दोनों साइड, कोई फर्क नहीं पड़ने का, इक्वलिटी है ना। तो यहां पे x इक्वल टू √3 माइनस 1r। अब आप यहां पे kx की वैल्यू डाल रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या आएगा देखो, √3/2 ये, और x की वैल्यू क्या है √3 माइनस 1r, इंटू k की वैल्यू आपको ये दी हुई है, देखिए कितनी दी हुई है, √3 + 1 mg/r। तो यहां से r और r कैंसिल हो गया, और a + b a - b, तो क्या हो जाएगा √3 mg/2, और ये क्या हो जाएगा a - b a + b, तो a² - b²। दिख गया सभी बच्चों को? तो यहां से आएगा 2 और 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा √3 mg। तो बी आंसर आएगा भाई, चेक करो बाकी बच्चों का। ठीक है, √3 mg आएगा, बिल्कुल सही है। तो कुछ बच्चों ने, कितने बच्चों का आंसर सही है, कुछ बच्चों ने अपने से कर लिया था ये क्वेश्चन, कुछ बच्चों ने अपने से क्या ये क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन एक देखते हैं। ऑल सर्फेसेस शोन इन द फिगर आर स्मूथ। यहां जितने भी सर्फेसेस हैं सब स्मूथ है, आप समझ पा रहे हैं। एक ऐसा एक वेज है, फिजिक्स के भाषा में इसे वेज बोलते हैं, जो स्लिप करे, जो मूव करे। ठीक है, जो मूव करे उसे हम वेज कहते हैं। तो ये सिस्टम एक ऐसा बना हुआ है, क्या क्या है इस सिस्टम में, सब स्मूथ है। सिस्टम इज रिलीज विथ स्प्रिंग अनस्ट्रेच, स्प्रिंग जो है अनस्ट्रेच था और ये सिस्टम ऐसे रिलीज किया गया। इन इक्विलिब्रियम कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग, तो इक्विलिब्रियम पे पूछा गया है, मैक्सिमम नहीं पूछा गया है। देख पा रहे हैं आप, इक्विलिब्रियम पे पूछा गया है, मैक्सिमम नहीं पूछा गया है। कल भी बताया था, जब इक्विलिब्रियम पे पूछा जाए तो फोर्स बैलेंस करा दीजिए, मैक्सिमम पूछा जाए तो इक्विलिब्रियम का जो भी आएगा उसका ट्वाइस कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे खैर इक्विलिब्रियम जो है पे हमें कॉम्प्रेशन निकालना है। तो कॉम्प्रेशन क्यों होगा पहले ये देखते हैं। पहले तो क्या करिए, अच्छा 2 स्प्रिंग लगे हैं, इसमें 2 स्प्रिंग लगे हैं, लेकिन आप लोगों को अच्छी बात ये देखने को मिल रही है कि ये दोनों स्प्रिंग किस में हैं, जरा मुझे बताइए जल्दी से कमेंट करके। दीज 2 स्प्रिंग्स आर इन विच कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल? These 2 springs are in series or parallel combination, जल्दी बताइए। यस, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है, गलत बताया आपने, सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है,
ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्योंकि मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर एलोंगेशन और कॉम्प्रेशन सेम हो जाए, जैसे मान लो ऐसा है, एक ब्लॉक से दो स्प्रिंग कनेक्टेड हैं, तो एक को मैं अगर पुश करूंगा यहां पर, जितना मैं इसको यहां पे पुश करूंगा उतना ही जो है ये वाला कॉम्प्रेस होगा और उतना ही ये वाला क्या होगा, एलोंगेट होगा। देखिए इसमें एक्स का क्या हो जाएगा, एलोंगेशन, और इसमें इतना ही एक्स का क्या बोला जाएगा, कॉम्प्रेशन। तो बोथ हैव सेम एलोंगेशन और कॉम्प्रेशन, मानते हैं कि नहीं, दोनों में सेम एलोंगेशन या कॉम्प्रेशन है। तो जो बच्चे अभी भी सीरीज बोल रहे हैं, मतलब उनको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ है। सीरीज में स्प्रिंग फोर्स सेम होता है, एलोंगेशन और कॉम्प्रेशन अलग अलग होते हैं, बट पैरेलल में जो है आपका एलोंगेशन या कॉम्प्रेशन सेम रहेगा। तो दीज टू आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप चाहो तो एक काम कर सकते हो कि इनमें से दोनों को हटाकर एक जगह लगा सकते हो, इन दोनों को, इस वाले को हटाकर यहां लगा सकते हो, और के दोनों पैरेलल में है तो 2k हो जाएंगे। तो यहां पर आप k और k की जगह 2k कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो मैंने क्या किया, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को चेंज कर दिया, इसको यहां पे हटा के, इसको यहां से हटाकर डायरेक्ट आप 2k का मान सकते हो, और इसको यहां से गायब कर सकते हो, इसको यहां से गायब कर सकते हो पूरा, और इसको 2k मान सकते हो। ये सभी बच्चों को समझ में आ गया, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये क्लियर है सभी को? अब आप एबीडी बनाना शुरू करो, यहीं पे मैं बना देता हूं। तो एबीडी जब बनाओगे, अब आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप करते भी हो, मान लो कोई बोलता है कि नहीं हम नहीं लेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लेके चलोगे। तो ये तो पता है कि इसमें ये वेज इधर मूव करेगा एक्स, तो ये स्प्रिंग एक्स से दब जाएगा और ये स्प्रिंग एक्स से कॉम्प्रेस हो जाएगा। ये एक्स से एलोंगेट होगा, ये दबेगा, और ये वेज इधर मूव करेगा। तो इसमें स्प्रिंग फोर्स के एक्स का आएगा, इसमें भी स्प्रिंग फोर्स के एक्स का आएगा, ठीक है। और क्या आएगा, ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, देखो ये कांटेक्ट सरफेस है। तो बॉल जो है, मैं एबीडी यहीं बना दे रहा हूं, देख लीजिएगा, बॉल इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ऐसा, बॉल इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ऐसा, तो ये बॉल पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ऐसा। बोलो भाई, एक्शन रिएक्शन पेयर, ये एन होगा तो ये भी एन होगा। फोर्स तो और भी लग रहे होंगे, लेकिन वो हमारे मतलब के नहीं होंगे। हमारा एम क्या होगा, हमारा एम ये होगा कि इस वेज को कौन मूव कर रहा है। आपको पता चल चुका है कि इसका नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट इसको इधर पुश करेगा, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन का जो कंपोनेंट इसको पुश करेगा, उससे ये स्प्रिंग दबेगी और ये स्प्रिंग एलोंगेट होगी। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम इक्विलिब्रियम के टाइम में इन दोनों में क्या एलोंगेशन या कॉम्प्रेशन रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर अब आप क्या कर सकते हो, इसका कंपोनेंट ले सकते हो। एक कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन का इधर होगा और एक कंपोनेंट नीचे होगा। यही कहानी इसके लिए भी होगी, एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट ऊपर होगा, ठीक है। तो अब आप एंगल जज कर लो। एंगल जज करना बहुत आसान है। एंगल जज करने के लिए क्या करोगे, इसी को आगे एक्सटेंड कर दो। ये 45, ये 90, तो ये फिर से 45, और ये पूरा 90 है तो ये भी 45। एंगल जज हो गया भाई। तो इधर आएगा n/√2 n cos 45 n/√2, इधर आ जाएगा n/√2 n sin 45, और इधर भी n है तो ये 45, तो ये भी 45। 45 में एक फायदा होता है कि कोई बच्चा साइन को कॉस कर देता है, कॉस को साइन, तो भी उसका आंसर सही होता है, क्योंकि साइन और कॉस सेम ही होते हैं। नॉर्मल रिएक्शन दो भी हो सकता था। अरे नहीं मेरे भाई, नॉर्मल रिएक्शन एक ही है।
ये एक्शन रिएक्शन है, ये बॉल इसने बॉल पे लगाया, ये क्या है, ये कौन सा है, ऑन द बॉल बाय द वेज, तो ये बॉल पे लगाया गया है। ये क्या है, बाय द बॉल ऑन द वेज, तो दोनों की मैंने यहां बना दी, ये अलग एफबीडी है, ये अलग एफबीडी है, बॉल की हम बना रहे हैं। ग्राउंड वाला भी होगा, लेकिन मैंने कहा है कि हम कुछ फोर्सेस जो है अपना टाइम खराब करने के लिए नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमें इस फोर्स से मतलब है, हमें इस फोर्स से मतलब है ना। तो अब आप क्या लिख सकते हैं यहां पे, इसका क्या हो जाएगा, ये 45 है तो ये भी 45 है। एक भाई बोल रहा है कि सर बॉर्डर पे ही नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, तुम कहां थे मेरे भाई, 3 लेक्चर से नॉर्मल रिएक्शन चल रहा है। n/√2, आपको ये बॉर्डर ऑर्डर कहां से बता रहे हो कि बॉर्डर पे लगेगा, बॉर्डर क्या कौन सा लॉजिक है, मैं फिजिक्स ऐसे नहीं पढ़ाता। मैंने आपको बताया कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, जो लोग फिजिक्स ऐसे पढ़ाते हैं और जो पढ़ते हैं वो नई नई कहानी बना के स्टोरी टेलिंग करके, उनका कॉन्सेप्ट फिर ऐसे ही गड़बड़ाता है, कहानी सुना सुना के जो बताते हैं। तो यहां पे n/√2 और ये n/√2, यहां पर ये n और ये, बस अब आपको इक्विलिब्रियम कर लेना है। तो देखो ग्रेविटी इधर लग रहा है इसका, तो यहां से हमें फायदा क्या होगा कि हम यहां से n की वैल्यू तुरंत निकालने वाले हैं। किसके, मैंने एक ही में बना दिया, आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर होगा। ठीक है, तो एफबीडी ऑफ स्फेयर देख लो, और भी लगेंगे, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस वॉल के वजह से, ठीक है, लेकिन वो हमारे मतलब का नहीं होगा, ठीक है ना, इसके ऊपर भी लगेगा, हमें मतलब का नहीं है वो। इसके ऊपर भी एक लगेगा जो n/√2 बैलेंस करेगा उसको, वो हमारे मतलब का नहीं है, मैं वो नहीं दिखा रहा हूं, बस मैं यहां से वैल्यू निकाल रहा हूं एफबीडी ऑफ स्फेयर, उसके लिए इक्विलिब्रियम ये बना हुआ है यहां पे, ये वॉल इस पे लगाएगा कुछ n1 नॉर्मल रिएक्शन, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये n/√2 को ये n1 बैलेंस करेगा और ये n/√2 को mg बैलेंस करेगा, तो n/√2 इज इक्वल टू mg। तो हमारे मतलब का था n निकालना, n आ जाएगा √2 mg। अब आप यहां पे वेज वाले पे आ जाओ, वेज वाले पे x डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, वेज वाले पे x डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, देखो एक kx इधर लग रहा है और एक kx इधर, तो इस वेज पे इस डायरेक्शन में कितने फोर्स हो गए, 2kx हो गए, ठीक है, kx और kx 2kx, और इस तरफ क्या लग रहा है n/√2, इस तरफ लग रहा है केवल n/√2 x डायरेक्शन में, इन x डायरेक्शन वेज के लिए लिख रहे हैं इक्विलिब्रियम फॉर वेज, हमें y डायरेक्शन से मतलब नहीं है, ग्रेविटी का भी mg वेज का लगेगा, ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन ये हमारे मतलब का नहीं है अभी, तो उसको नहीं दिखा रहे हैं। फॉर वेज क्या होगा, n/√2, देखिएगा सब लोग, n/√2 इक्वल टू एक kx इधर और एक kx इधर, ये 2kx, तो मैं वही कह रहा था कि अगर कोई बच्चा इक्विवेलेंट लेके चलता तो ये kx और kx यहां 2k आ जाता और यहां 2kx कर देता, खत्म हो जाता। तो बस आ गया आपका, आपको निकालना क्या था, कॉम्प्रेशन निकालना था ना, तो ये x निकालना था आपको, तो x निकाल लीजिए, x कितना हो जाएगा, n की वैल्यू पुट कर दीजिए पहले, √2 mg, तो यहां पे इन दोनों से, इन दो इक्वेशन से आपको मिल जाएगा, तो n की वैल्यू √2 पुट कर दीजिए, तो अपने पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू, n की वैल्यू यहां पे जब आप पुट करेंगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा, mg/2k, तो mg/2k ये आपका आंसर आ जाएगा, तो आपका आंसर होगा डी, ठीक है, आपका आंसर होगा डी। तो आप यहां से बहुत सारी चीजें सीख पाए। आप इसको क्या कर सकते थे, इस स्प्रिंग को हटाकर इसको यहां से गायब कर सकते थे और यहां पे लगा सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, और ये k की जगह पे 2k कर देते और बाकी सब वही रखता, तो यहां वही 2kx आता ना जो आपने इंडिविजुअली दिखाया है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
चलिए एक क्वेश्चन ये है, ब्लॉक का मास ही नहीं दिया है, खैर एक्सेलरेशन पूछा है, कुछ भी ले लीजिए वो तो एक्सेलरेशन में नहीं आएगा। द ब्लॉक shown in the figure is in equilibrium. Find the acceleration of the block just after string burn. मतलब ये ऐसे ही इक्विलिब्रियम में पड़े हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, ये है इक्विलिब्रियम में। ये इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है, ये हो गया होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सीरीज में होता तो भी कर लेते, ऐसा होता, फिर सीरीज में होता तो यहां पे लगाए होते, फिर एक यहां पर लगाए होते, तो नहीं कर पाते। ये अपना k और k, तो सीरीज में क्या हो जाएगा 1/k इक्विवेलेंट, 1/k प्लस 1/k कितना आएगा k इक्विवेलेंट। दिमाग खटाओ यार, k/2, तो यहां पे k, इसके जगह पे आप सीधे एक स्प्रिंग लगा देते k/2 का, ठीक है। आईआईटीएन कैसे बनोगे, इतना स्पून फीडिंग करा रहा हूं उसके बाद भी आप नहीं सोच पाओगे, तो फिर तो मुश्किल है। यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग बर्न। तो जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग बर्न, ये मतलब जैसे स्ट्रिंग को काटा जाए, ये वही क्वेश्चन है, ये बहुत बच्चों ने कर लिया होगा। तो यहां पे एक बच्चा बोल रहा है करने के लिए, कर देता हूं, ये तो होना चाहिए था यार। इसके पहले जस्ट बिफोर स्ट्रिंग इज कट, आप इसका इक्विलिब्रियम दिखाओगे तो इधर आएगा mg, ठीक है, और इधर अपने पास क्या होगा, ये खिंचा होगा तो इधर आएगा स्प्रिंग फोर्स kx। ये तो करना चाहिए था यार, ये आएगा अपना स्प्रिंग फोर्स kx, और इधर रहेगा टेंशन। ये कब दिखा रहा हूं मैं, जस्ट बिफोर स्ट्रिंग इज बर्न। ठीक है, तो यहां से kx दिखा रहा हूं। अब आप क्या कर सकते हो, इसके कंपोनेंट ले लो, kx के दो कंपोनेंट होंगे, एक kx cos 53 और एक होगा kx sin 53। यहां आएगा kx sin 53 और एक होगा यहां पे kx cos 53। दिख गया सभी बच्चों को। अब इक्विलिब्रियम, फॉर ब्लॉक टू बी इन इक्विलिब्रियम, जब ये बर्न नहीं था तो इक्विलिब्रियम में था, तो फॉर ब्लॉक टू बी इन इक्विलिब्रियम, क्या करने वाले हो, नेट एक्स डायरेक्शन के फोर्स को जीरो करो, तो टी किसके बराबर होगा, kx sin 53 के। ये अपने मतलब का नहीं है, खैर ये अपने मतलब का है। इस डायरेक्शन में क्या है, y डायरेक्शन, क्या हो जाएगा kx cos 53, वो किसके बराबर होगा, वो होगा अपना mg के, ठीक है। तो यहां से kx की वैल्यू आपको मिलती है, या y डायरेक्शन का स्प्रिंग फोर्स मिल जाता है, ठीक है। ये दो इक्वेशन। अब आप ये बताओ, आपने इसको बंद कर दिया, मतलब इसको कट कर दिया, है ना, कट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर कट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, रस्सी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो रस्सी जब खत्म हो जाएगी भाई, तो मुझे ये बताओ कि मैंने क्या बताया था कि जस्ट आफ्टर कटिंग, जहां कुछ बच्चे गलत कर रहे होंगे मैं समझ गया, जस्ट आफ्टर कटिंग क्या ये स्प्रिंग फोर्स गायब हो जाएंगे, नहीं, स्प्रिंग फोर्स तो रहेंगे ना। स्प्रिंग फोर्स मैंने कहा था कि ये लिखिए, देखिए जस्ट वर्ड लिखा है, तो जस्ट आफ्टर बर्निंग जो है, दोनों स्प्रिंग फोर्स एज इट इज रहेंगे जैसे पहले थे। तो आप इसे आप गायब कर रहे हो, तो इसे गायब करोगे तो क्या होगा, इस ब्लॉक के बारे में जरा सोचो क्या होगा। फिर जैसे ही ये कटिंग हो जाएगी तो ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे बताओ। इधर का इक्विलिब्रियम गड़बड़ाएगा, इधर तो इक्विलिब्रियम एज इट इज रहेगा ना, ये इक्विलिब्रियम तो एज इट इज रहेगा, ये mg ऐसे ही रहेगा, ग्रेविटी लग रहा है, और ऊपर ये kx cos 53 ये भी अपना ऐसे लग रहा है। तो ये तो इक्विलिब्रियम में थे, देखिए जस्ट बिफोर, ये जस्ट आफ्टर है। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स विल नॉट चेंज, टेंशन यहां से गायब हो जाएगा। तो यहां पे ये kx इस तरफ क्या रहेगा, kx 53,
कि एक्स कॉस 53 रहेगा, जिसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट भी नहीं करना था, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, mg के ही बराबर है। तो इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। नेट फोर्स कितना है, कि एक्स कॉस 53, जो किसके बराबर है, mg के। तो एक्स क्या लिखोगे, mg अपॉन में m, दैट इज इक्वल टू g। एक मिनट, एक मिनट रुकिए। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अच्छा, ये इधर स्विंग भी करेगा ना फिर, ठीक है, इधर स्विंग करेगा ये। इसके दो एक्सेलरेशन होंगे, एक्स और वाई दोनों में होंगे भाई। इसका मोशन ऐसा नहीं होगा ना, ये एक्स में नहीं जाएगा, ये ऐसे स्विंग करेगा, ये समझ पा रहे हो। हाँ, अच्छा एक मिनट, ये क्या बोल रहे हो, साइन है, ये साइन था। हाँ तो साइन, अच्छा ये टी था ना, mg कहां था, ओहो, ठीक है। तो यहां पे केवल बचेगा के एक्स साइन 53, इसीलिए तो मामला गड़बड़ा रहा है, ठीक है। तो ये अनइक्वल फोर्स आ जाएगा, इधर तो इक्वल है, ए वाई 0 होगा, बट यहां पे ए एक्स आएगा, एक अनइक्वल फोर्स। ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एक्स की वैल्यू हो जाएगी के एक्स साइन 53 अपॉन में मास, फोर्स अपॉन में मास। अब बोलोगे सर के एक्स कैसे निकलेगा, के एक्स यहां से निकल जाएगा, इस वाले से, इक्विलिब्रियम वाले से। के एक्स को आप क्या लिख सकते हो, mg अपॉन में cos 53, ठीक है। इसकी वैल्यू लाके यहां पे पुट कर दो, तो ax अपने पास क्या आ जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, g tan 53। और सभी बच्चों को ट्रायंगल याद है 53 वाला, ये ट्रायंगल होता है, कई बार बता चुका हूं, 37, ये है 53, 37 के अपोजिट 3 4 5, तो tan 53 कितना हो जाएगा, 4/3, तो ये हो जाएगा 4g/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर होगा 4g/3, ये आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी, ठीक है। तो इधर अपना इक्विलिब्रियम ही रहेगा, पहले जैसा था वैसे ही था। इसको कट किया तो टेंशन गायब हो गया, टेंशन गायब हो गया तो इसमें अनइक्विलिब्रियम मतलब अनइक्वल फोर्स ये लगेगा, इसके वजह से एक एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। फिर हमने देखा कि के एक्स हमें नहीं दिया हुआ था, तो के एक्स को हमने यहां से इस इक्वेशन से के एक्स निकाल लिया, सिंपल, ठीक है। चलो इजी लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अरे वो केक वाला क्वेश्चन कहाँ गया यार, वो तो स्लाइड में दिख ही नहीं रहा है, तो धोखा हो गया। एक क्वेश्चन और दिया था बहुत अच्छा, चलो पहले एक क्वेश्चन और बचता है, ये पहले करते हैं। वो केक वाला क्वेश्चन स्लाइड में नहीं दिख रहा है, क्यों। चलो पहले ये कर लें फिर सोचेंगे। ब्लॉक बी है जे मास m एंड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। एक ब्लॉक है जिसका मास है m, ठीक है, एंड इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ये रेस्ट से रिलीज होता है। व्हेन इट इज ऑन टॉप ऑफ वेज ए, व्हेन इट इज ऑन टॉप ऑफ वेज ए, ठीक है, विच हैज ए मास ऑफ 3m। वेज का मास कितना है, 3m है। देख लेते हैं ये अभी कर पाओगे कि नहीं। डिटरमाइन द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग, डिटरमाइन द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। एक्सटेंशन मतलब एलोंगेशन, इसको एलोंगेशन भी कहते हैं, ठीक है। एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स है, इसे हटा दो। अच्छा, स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट, सही है ये, स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के वाइल बी स्लाइडिंग डाउन ऑन ए। तो जब बी जो है ए पे स्लाइड डाउन कर रहा है, तो आपको बताना है कि इसका क्या एलोंगेशन होगा। जब बी ए पे
स्लाइड डाउन कर रहा है तो इसका क्या एलोंगेशन होगा ये आपको बता देना है, ठीक है। तो बी जो है जब स्लाइड डाउन कर रहा होगा ए पर, तो हमें इसका क्या करना है, एलोंगेशन बताना है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि ये बेसिक से, हमेशा फिजिक्स जो है फंडामेंटल से सोचना शुरू करो। ये स्प्रिंग है, इसमें एलोंगेशन कब होगा, जब ट्रॉली इधर जाएगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने बिल्कुल सही बताया कि सर ये ट्रॉली इधर जाएगी तो इसको कौन ले जाएगा, इन दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन। तो आपको बस क्या करना चाहिए था, इनकी एबीडी अलग से बना लेनी चाहिए थी। जैसे ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ऐसा मैं यही बनाए दे रहा हूं, ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ऐसा, है ना, ट्रॉली जो है ब्लॉक पे, तो ब्लॉक भी ट्रॉली पे लगाएगा ऐसा नॉर्मल रिएक्शन। बोलो, और इसी नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट होगा जो किधर होगा, ये एक ही में बना रहा हूं, किसी को दिक्कत तो नहीं है। एक कंपोनेंट ऐसा होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और दूसरा वाई एक्सिस के लॉन्ग। इसका भी ऐसे ही आप ब्रेक कर सकते हो। तो नॉर्मल रिएक्शन इसका क्या हो जाएगा, इस तरफ एक, ये ट्रॉली का है, ठीक है, और ये अपना किसका होगा, देखिए। तो ट्रॉली के लिए मैंने रेफरेंस एक्सिस ये लिया, चलो अलग से ही बना देता हूं, नहीं तो बहुत लोग परेशान हो जाएंगे। अगर आप ट्रॉली की बात करिए, तो ट्रॉली पे नॉर्मल रिएक्शन अपने पास ये होगा, और इसी नॉर्मल रिएक्शन से ये इधर जाएगा। कई बार हमने कर चुके हैं हम लोग इस टाइप का। अब ये इधर जाएगा NX से, यही हमारे मतलब का फोर्स है, ये तो मतलब का नहीं है। तो ये इसको आप कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हो। ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा 90 होता है। तो ये n है तो इधर आएगा n साइन थीटा। बोलो, और ये ट्रॉली खींचेगी, मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ है, एक स्ट्रिंग बांधा था, तो ये बोलना चाहिए कई बच्चों ने किया होगा। ये इधर आएगा kx, बोलो, इधर आ जाएगा अपना kx, इक्विलिब्रियम इन x डायरेक्शन। y का मुझे मतलब नहीं है, मैं y डायरेक्शन में फोकस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि y से हमें लेना देना नहीं है, ठीक है। तो n साइन थीटा, इक्विलिब्रियम इन x डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम ऑफ ट्रॉली इन x डायरेक्शन। इन x डायरेक्शन, तो x डायरेक्शन में ट्रॉली का इक्विलिब्रियम जस्टिफाई करो, n साइन थीटा इज इक्वल टू kx। बोलो, यही होगा। अब आप पूछोगे कि सर हमें तो निकालना था स्प्रिंग का x निकालना है, इसके लिए n की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, अगर n की जरूरत पड़ेगी तो आप ब्लॉक को देखो, और ब्लॉक के लिए चालाकी ये दिखाओ कि ब्लॉक के लिए आप एबीडी किधर बनाओगे, रेफरेंस एक्सिस। आपको किससे मतलब है, n से ना, आपको किससे मतलब है, n से। तो ब्लॉक जो है इस पे स्लाइड करेगा। अच्छा, ये मैंने तभी कहा था ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सूडो भी लगेगा इस पे, आसान नहीं है। इस पे सूडो भी लगेगा, इसका कॉन्सेप्ट अभी नहीं बताया मैंने। यहां n इक्वल टू एम जी कॉस थीटा नहीं लिख सकते, ये चीज आते हैं अभी अभी सूडो जस्ट करने के बाद। फिर यहां जो है, जैसे कुछ बच्चे अगर चाहेंगे कि सर यहां पे अब लिख देते हैं n इक्वल टू एम जी, तो वो नहीं होगा, यही गेम है इसमें। यहां पे जो आपने बोला कि इस पे, इस डायरेक्शन में ये n है सर, इधर क्या क्या लगेगा, इधर लगेगा एम जी कॉस थीटा,
और इधर mg साइन थीटा, यही तो लगेगा mg का कंपोनेंट। इसका ब्लॉक का मास कितना है, m है ना, हाँ। तो इधर आएगा mg साइन थीटा, ये तो आप लोगों को कंपोनेंट पता है, और इधर आएगा mg कॉस थीटा। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसको n इक्वल टू mg कॉस थीटा लिख देते हैं। यहां ये नहीं लिख सकते, यहां पे ये नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये स्टेशनरी नहीं है, ये इंक्लाइन प्लेन, ये इसके साथ इधर मूव कर रहा है, लेकिन इक्विलिब्रियम में पूछा है ना। रुको, डिटरमाइन द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट वाइल बी स्लाइडिंग डाउन लिखा है, ये प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन वो मैक्सिमम एलोंगेशन ही होगा ना, ये ट्रॉली के साथ इधर जाएगा तो मैक्सिमम एलोंगेशन में बोल सकते हो। ये ऐसे जाता जाएगा, ये नीचे गिरता जाएगा, ठीक है, इसलिए नहीं लिख सकते। मैं अभी आपको बताऊंगा कि अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है, इसमें एक्सेलरेशन है, तो यहां पे एक सूडो फोर्स लगेगा, अभी हम आएंगे उस पर बात करेंगे। लेकिन यहां पर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जैसे जैसे ये इधर जाता जाएगा, ये नीचे को स्लाइड होता जाएगा, ठीक है। तो एक टाइम आएगा जब ये, कब तक, यहां मैक्सिमम कब होगा, जब ये रुका होगा, उस मोमेंट पे आप बोल सकते हो, चेक कर लेते हैं, ये उस मोमेंट पे ही अगर पूछा जाए कि ट्रॉली रेस्ट में रहेगी, ये तभी लिख सकते हो व्हेन ट्रॉली एट रेस्ट, ओनली ट्रू व्हेन ट्रॉली एट रेस्ट। तो मैं यहां लिख देता हूं ओनली ट्रू व्हेन ट्रॉली एट रेस्ट। तो मुझे ट्रॉली एट रेस्ट, तो ये मैक्सिमम के केस में पॉसिबल फॉर मैक्सिमम एलोंगेशन, है ना। जब ये इधर जाएगा, जब रुक जाएगा तभी बोलेंगे मैक्सिमम, उस समय हम ये लिख सकते हैं। उसको अभी और समझ में आपको आएगा मैक्सिमम एलोंगेशन एक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद। तो अगर आप इसको लेके यहां पे चेक करो उस कंडीशन में, तो n इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, तो यहां से अपने पास एम जी टैन थीटा बाई के, मैंने कहा था ना वो चीज नहीं इसने की है, एम जी टैन थीटा, उस हिसाब से अगर आप यहां पुट करोगे n की वैल्यू, हाँ ठीक है, तो एम जी वही लिया है, n की वैल्यू यहां पुट करोगे। लेकिन ये कब करेंगे ये मैंने बता दिया आपको, किसी जनरल टाइम में नहीं करेंगे, मतलब मैक्सिमम एलोंगेशन में ट्रू होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसके साथ एक कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, तो ये इसके साथ मैंने लिख दिया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जब ट्रॉली जो है इधर जाते 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 रुक जाएगी, तब इसमें मैक्सिमम एलोंगेशन होगा, उस टाइम पे ही हम कर पाएंगे, ठीक है। एम जी कॉस थीटा, तो एम जी कॉस थीटा यहां मैं लिख रहा हूं, पूछा ये उसी टाइम पे है, मैक्सिमम पे ही है। एम जी कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू के एक्स, ठीक है। तो x आ जाएगा कितना, एम जी बाई के, और मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूं। नहीं तो x का फंक्शन देखो, अगर ये मैक्सिमम पे नहीं पूछता तो हर समय x चेंज हो रहा होगा, हर समय x बढ़ रहा होगा, हर समय x क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो ये जब मैक्सिमम की ही बात बोली जा रही है, मैक्सिमम पे ट्रॉली रुकी होगी तब आप ये लिख सकते हो, जब ये चल रहा होगा तो नहीं लिख सकते, अभी बताऊंगा। यहां पे आएगा x क्या आ जाएगा, एम जी बाई 2 के साइन 2 थीटा, ठीक है, एम जी बाई 2 के साइन 2 थीटा। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ये क्लियर है सभी बच्चों को? कमेंट चला गया भाई आप लोगों का, 1 मिनट। हाँ अब आ रहा है। सर आई नो योर एड्रेस। ओके भाई जल्दी आओ, चाय पानी तुम्हारे लिए इंतजाम करूंगा। बता दो अभी से कौन सा फेवरेट डिश है आपका, बना के रखूंगा। तो ये क्लियर है सभी बच्चों को?
ये सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए, तो लगभग हमने क्वेश्चन निपटा दिए। वो केक वाला क्वेश्चन आपको मुझे स्लाइड पे मिल नहीं रहा है, कल ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और सिखा दूं जो बहुत ज्यादा जरूरी है आगे के क्वेश्चंस के लिए। नया कॉन्सेप्ट है अब आपके लिए, कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे भाई? सूडो ऐसे पढ़ेंगे, बहुत बच्चे पढ़ने में दिक्कत होगी उन्हें। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स, लूडो तो नहीं पढ़ रहे हो? एक भाई तो लूडो तो नहीं पढ़ रहा है भाई? भाई के साथ खूब लूडो खेल रहे हो क्या घर में? दिमाग में लूडो चल रहा है, सांप सीढ़ी? अरे हर स्लाइड आपको जो है भेज दी जाती है, हर दिन भेजी जाती है स्लाइड, मिलती नहीं है क्या? अच्छा, लैंग्वेज इज गिवन, डायग्राम इज नॉट गिवन। अच्छा, तो आज मैं उसको भेजता हूं, फिर तुम लोग ट्राई करना, फिर मैं कल करूंगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स देखिए क्या है, इसका कॉन्सेप्ट कब यूज करेंगे, क्यों करेंगे, क्यों इसको हम पढ़ रहे हैं। पहली बात तो ये जानिए, सूडो का मतलब होता है इमेजिनरी। सूडो वर्ड का मीनिंग होता है इमेजिनरी, काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक। हाँ सब सही है भाई रमन, जो बुक है सब बढ़िया है, कोई भी बुक खराब नहीं होती, सब बुक बढ़िया है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बस आप उसको ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, बस ये मैटर करता है। सभी बुक में 60%, किसी भी बुक, किसी भी कोचिंग का मटेरियल, ठीक है, सब में 60 to 70% क्वेश्चन कॉमन होते हैं। कहीं भी किसी एक सोर्स से अगर आप ढंग से क्वेश्चन कर लेंगे तो लगभग आप 60% हर एक सोर्स के क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ गए? तो कॉमन ही रहते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स, तो उसमें इमेजिनरी, सूडो का मतलब होता है इमेजिनरी। हाँ, इमेजिनरी फोर्स का मतलब काल्पनिक। कौन लगाएगा? तुम लगाओगे भाई, क्वेश्चन तुम करोगे ना, तो इमेजिनरी फोर्स है तो आप उसे लगाओगे। आपका मतलब आप जब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर बनोगे। इसका क्या मतलब है कि आप किसी भी बॉडी को, ध्यान से सुनिएगा, आप किसी भी बॉडी को एक्सेलरेटेड फ्रेम में जाकर उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आप उसमें एक सूडो लगाओगे। आप बोलोगे सर ये क्यों लगाना पड़ा हमें, उसकी भी बात सुनिए। तो कहानी ये, नीड ऑफ सूडो फोर्स। नीड ऑफ सूडो फोर्स की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि ये देखोगे आप कि इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो समझा चुका हूं, याद है सभी को, रिलेटिव वेलोसिटी में फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझा चुका हूं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस सभी बच्चों को समझा चुका हूं। एक होता है इनर्शियल और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम किसको कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ, नॉन इनर्शियल फ्रेम किसको कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। जो पहले कमेंट करेगा उसका नाम मैं नोट करूंगा और लास्ट में जो है आपको महीने के आपको जो है पार्सल करूंगा एक बहुत बड़ा चॉकलेट का गिफ्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्सेलरेटेड फ्रेम आर कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। एक भाई बहुत बढ़िया, आकाश भाई ने क्या लिखा है देखो,
आकाश भाई लिखता है जिसमें इनर्शिया नहीं लगता हो। ये वो बच्चे हैं जो है क्लास 10th में जो है कुछ भी, जैसे कि हिस्ट्री में पूछा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार का जो है रीजन बताओ, व्हाट आर द रीजन फॉर सेकेंड वर्ल्ड वार, तो उसमें वो कुछ अपने घर का रीजन भी डाल देते हैं और कुछ भी लिख के आ जाते हैं। भाई तुम साइंस पढ़ रहे हो, तुम्हें परफेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है, वहां तो चल जाएगा, यहां नहीं चलेगा। एक्सिलरेटेड फ्रेम आर नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो जिस फ्रेम में जब आप रहोगे, एक्सिलरेटेड फ्रेम, इतनी बार बता चुका हूं, बताओ फिर भी नहीं बता रहे हैं सब लोग। एक्सिलरेटेड फ्रेम आर नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। एक्सिलरेटेड फ्रेम हमारे जो होते हैं वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं। इनर्शियल में कौन कौन से होते हैं? एट रेस्ट या फिर एट कांस्टेंट वेलोसिटी, ये बताया था, एट कांस्टेंट वेलोसिटी, ये दोनों हमारे क्या होंगे? इनर्शियल फ्रेम। यहां पे न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल होता है। अब दिक्कत ये आई कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होते हैं, इनकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। न्यूटन्स लॉ नॉट एप्लीकेबल। दैट इज द रीजन, ठीक है। अरे यमन, हाँ बहुत बच्चों ने दिया था तुमसे पहले, ऐसा नहीं कि तुमने ही दिया था, बहुत बच्चों ने दिया था। तो कोई एक बच्चा जब पहले देगा उसको चॉकलेट मिलेगा, तब मैं नोट करूंगा नाम। ये चॉकलेट लायक क्वेश्चन भी नहीं था, बताऊंगा जो चॉकलेट पाने लायक क्वेश्चन होगा। नीड ऑफ एक सूडो फोर्स, तो इन नॉन इनर्शियल फ्रेम रीजन देखो क्या है। इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, इन नॉन इनर्शियल फ्रेम न्यूटन्स लॉ is not applicable, ठीक है। To make Newton's law applicable, to make Newton's law applicable in non-inertial frame, an imaginary force we have to apply an imaginary frame तो न्यूटन्स लॉ को एप्लीकेबल बनाने के लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम जो है एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं। तो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर डिस्कसिंग हियर कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमारा न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। टू मेक न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, या ऐसे सोचो, ठीक है, इन नॉन इनर्शियल फ्रेम न्यूटन्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। टू मेक न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम वी हैव टू अप्लाई एन इमेजिनरी फोर्स। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, ये आप लगाओगे, ठीक है, कोई बॉडी एक्चुअली नहीं लगा रही होगी उस पर, ठीक है। तो वी अप्लाई एन इमेजिनरी फोर्स टू द बॉडी टू मेक न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो अब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या है कि जब भी आप ऐसे फ्रेम में कोई बॉडी का, कभी भी किसी बॉडी का क्या कर रहे होगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे होगे जिसमें
जिस बॉडी के अंदर जाके बना रहे होगे वो बॉडी एक्सेलरेट कर रही होगी, तो वो नॉन इनर्शियल होगी। ठीक है, तो उस नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए हम जो है एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे, जिसको हम कहेंगे सूडो फोर्स। अब हमें ऐसा क्या हो जा रहा है, थोड़ा इसको फील लेते हैं कि ऐसा क्या हो जा रहा है नॉन इनर्शियल फ्रेम में कि हमारा न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है कि जब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होगा, जैसे देखो मान लो जैसे कि एलिवेटर ही है, ये ऊपर जा रहा है। आपको याद है मैंने वेइंग मशीन वाली कहानी आपको बताई थी यहां पे। तो यहां पे अगर मान लीजिए कोई एलिवेटर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ठीक है, और कोई यहां पे ब्लॉक है, इस एलिवेटर के अंदर कोई ब्लॉक है पड़ा हुआ है। यहां दो ऑब्जर्वर हैं, एक ऑब्जर्वर है ए और दूसरा ऑब्जर्वर है बी। इन दोनों को बोला गया कि जो तुम देखते हो, दोनों को बारी बारी से बोला गया कि आप क्या करो कि आपको जो दिख रहा है अकॉर्डिंगली आप फ्री बॉडी डायग्राम बना दो और न्यूटन्स लॉ लिखो। इन दोनों को एक टास्क असाइन किया गया कि आप दोनों लोग जो है क्या करो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और इस पे जो है न्यूटन्स लॉ लिखो। ठीक है, तो अर्थ वाला ऑब्जर्वर जो है मजे में बोला मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो सही चीज देखता हूं। अर्थ वाला ऑब्जर्वर बहुत कॉन्फिडेंट है, वो बोला मैं तो सही चीज देखता हूं हमेशा, तो मैं जो भी करूंगा हमेशा सही करूंगा। कैसे भाई, अर्थ वाले को क्या दिखता है और कोई बताएगा ये कौन सा ऑब्जर्वर होगा, इसको बोला जाएगा आईएफ, इसको बोला जाएगा एनआईएफ। एनआईएफ का मतलब समझ रहे हैं सभी बच्चे? एनआईएफ का मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर, एनआईएफ ऑब्जर्वर है ये। ठीक है, मैं ऐसे ही लिखता हूं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर। और ये क्या है, इनर्शियल फ्रेम। तो ये क्या देख रहा है, जो ये देखेगा अकॉर्डिंगली करेगा। तो ये बोला कि सर मैं तो फ्री बॉडी बनाऊंगा, तो मुझे दिख रहा है कि यहां पे एलिवेटर इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा और ये इसका वेट नीचे आ रहा होगा, ये एलिवेटर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा और ये mg नीचे आ रहा होगा, और मुझे दिख रहा है कि ये ऊपर जा रहा है ब्लॉक विथ एक्सेलरेशन a। यही तो दिखेगा अर्थ वाले को, आईएफ वाला, एफबीडी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, एफबीडी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। बोलो भाई, तो नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको इसको क्या मिलेगा, इसको ये दिखेगा कि नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन, ये कौन सा लॉ लगाएगा, इसको जो दिख रहा है वो करेगा। अर्थ वाले को दिख रहा होगा कि ये एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर है, तो सॉरी, इसको दिख रहा होगा कि ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है ना, तो ब्लॉक जब एक्सेलरेट कर रहा होगा तो आप क्या लिखोगे, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो ये जो है न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएगा, इसको यही दिख रहा है, न्यूटन सेकेंड लॉ लगा देगा ये खुशी खुशी। क्या लगाएगा, एन माइनस एम जी नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन इक्वल टू एम ए। तो एन कितना आएगा, एम जी प्लस ए। और यही अगर कहीं वेइंग मशीन रखी होती यहां पे अगर कोई वेइंग मशीन रखी होती तो यही नॉर्मल रिएक्शन ये सेंस करता। ठीक है, और ये सेकेंड लॉ लगाकर बताता कि इसका वेट जो है एपरेंट वेट होगा रियल से ज्यादा। आईएफ वाले का बारी आया, सॉरी एनआईएफ वाले का, एनआईएफ वाले की बारी आई कि उसे भी यही टास्क दिया गया था कि वो जो देखेगा वो उसके अकॉर्डिंग अपना लॉ बनाएगा। तो सभी बच्चों को पता है कि आईएफ वाले को, एनआईएफ वाले को तो ये रेस्ट पर दिख रहा है भाई, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एनआईएफ वाले को तो ये रेस्ट पर दिख रहा होगा, इसको ये तो रेस्ट पर दिख रहा होगा ब्लॉक। बोलो भाई, इसको ये ब्लॉक कैसा दिख रहा होगा, रेस्ट पर। जिस भाई आप ट्रेन के कंपार्टमेंट हो तो ट्रेन के अंदर की सारी चीजें आपको रेस्ट पर दिखेगी। तो अब यहां पर जो एनआईएफ वाला है इसको ये रेस्ट पर दिखेगा और फोर्स वही लग रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन एन और एमजी।
तो चक्कर फंसा। अब यहां पे न्यूटन जो है फेल हो गए, न्यूटन यहां पे फेल हो गए। हालांकि न्यूटन की गलती नहीं है, देखने का नजरिया, ठीक है। ये भाई साहब जिस फ्रेम में वो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, तो इनको ये रेस्ट पर दिख रहा है, तो इनके अकॉर्डिंग तो ये लिखने वाले हैं कि मैं तो न्यूटन फर्स्ट लॉ लिखूंगा, मुझे यही बताया गया था, ये इक्विलिब्रियम है मेरे लिए, तो मैं लिखूंगा n इक्वल टू एम जी। लेकिन एक बार n इक्वल टू एम जी प्लस ए आ रहा है और इनसे n इक्वल टू एम जी आ रहा है। दो अलग अलग वेट कैसे हो सकते हैं एक ही जगह पे, एक ही मोमेंट पे, ठीक है। इससे ये समझ में आ गया कि कोई गलत है। और कौन गलत है? ऑब्वियस सी बात है एनआईएफ वाला। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल स्टेटस देख ही नहीं रहा है, एक्चुअली तो ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है। ये तो इस फ्रेम में है, ऐसे फ्रेम में है जिसमें दोनों का एक्सेलरेशन ए है, ये भी ऐसे मूव कर रहा है, ये भी ऐसे मूव कर रहा है, तो इसका दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन इसको 0 दिख रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो गई कि जब भी हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में हैं तो हमें ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि नॉन इनर्शियल वाले को ये रेस्ट पर दिखेगा और इसको ये एक्सेलरेटेड दिखेगा, तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ लगा लेगा, तो रिजल्ट्स अलग अलग आएंगे। तो हम चाहते हैं कि हम किसी भी फ्रेम में करेक्ट रिजल्ट पाएं। तो कोई बच्चा बताएगा कि करेक्ट रिजल्ट क्या होगा? तो ये तो अपना रॉन्ग है, रॉन्ग एफबीडी है, मैं यहां लिख देता हूं जिससे आपको याद रहे। तो ये अपना रॉन्ग एफबीडी है। इन एनआईएफ। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या होगा? जैसे तुम लोग करते हो, ठीक है। क्या करते हो कि एससी वर्मा के क्वेश्चन ट्राई करोगे, एक बार अटेम्प्ट किया, फिर आंसर देखा, आंसर एक्सप्रेशन वाला है, तो आप देखोगे कि अच्छा जुगाड़ लगाओगे। क्या जुगाड़ लगाओगे? आपको ये दिखेगा, ठीक है, आपको ये दिखाई देगा कि अरे अच्छा इसमें ये जोड़ दें या घटा दें तो ये आंसर मैच हो जाएगा बिना कॉन्सेप्ट देखे। खैर यहां ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा इन दोनों को मिलान करो, इनमें डिफरेंस कितने का है, इनमें डिफरेंस क्या है जिससे ये गलत हो रहा है। यहां भी एम जी है और एक एक्स्ट्रा टर्म है एम ए, दिख रहा है सभी बच्चों को। तो ये करेक्ट एफबीडी देखो इसकी क्या बनेगी, इसकी करेक्ट एफबीडी ये बनेगी। तो जब भी आप एनआईएफ में रहोगे तो इसकी करेक्ट एफबीडी ऐसे बनाओगे, इधर एन रहेगा, इधर एमजी रहेगा, क्योंकि ये रियल फोर्सेस हैं, ये तो लगते ही रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसको करेक्ट करने के लिए आप अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा फोर्स नीचे लगाओगे, ध्यान से सुनिएगा रूल। ये एम है, आपने एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाया, रूल क्या है सूडो का, यहां पे एक एम ए का सूडो फोर्स लगेगा और इसे कहेंगे हम सूडो, जो तुमने लगाया है। अब ये जब सूडो लगाकर इसको जो दिख रहा होगा ये वही लॉ लगाएगा, तो दोनों मैच कर जाएंगे। इसको अभी भी ये इक्विलिब्रियम में दिख रहा है, तो फॉर इक्विलिब्रियम, अब देखो ऑफ ब्लॉक, सूडो लगाने के बाद जब ये इक्विलिब्रियम लगाएगा तो नेट फोर्स ऊपर एन है और नीचे दो फोर्स है एम जी प्लस एम ए, तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाएगा। है ना, जो इसको दिख रहा है सूडो लगाने के बाद, तो एन इक्वल टू आएगा नेट फोर्स अपवर्ड इक्वल टू नेट फोर्स डाउनवर्ड, तो एन इक्वल टू एम जी प्लस ए। तो क्या देखा आपने कि ये रिजल्ट और ये रिजल्ट ये दोनों मैच कर गए, ठीक है, ये दोनों रिजल्ट आपके मैच कर गए। तो कब मैच किया? जब आपने सूडो लगाया, एक्स्ट्रा फोर्स आपने लगाया। तो रूल क्या सीखा आपने सूडो का? व्हाट इज द रूल टू अप्लाई सूडो? मैं आगे लिख देता हूं, बहुत सिंपल है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखो इधर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन बॉडी को दे दो, जिस बॉडी पे सूडो लगा रहे हो उसको, जिस फ्रेम में एबीडी बनाओगे, ऑब्वियसली नॉन इनर्शियल फ्रेम में बनाओगे तभी सूडो की बात सोचोगे, तो जिस फ्रेम में रहोगे उसका एक्सेलरेशन बॉडी को दे दो,
डायरेक्शन अपोजिट करके, जस्ट अपोजिट करके, और जिस बॉडी को आप दे रहे होगे उसके मास से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये जो चीज आएगा दैट इज योर सूडो। और इसका नीड क्यों पड़ा मैंने आपको बता दिया, टू मेक द न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब इसको ये रुका हुआ दिख रहा था, अब ये सूडो लगाकर इक्विलिब्रियम लगा रहा है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम का न्यूटन फर्स्ट लॉ और इनर्शियल फ्रेम का न्यूटन सेकेंड लॉ, दोनों आपके सेम रिजल्ट देने लगेंगे। ठीक है, तो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड व्हाई वी आर अप्लाइंग सूडो फोर्स इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। सबको क्लियर हो गया? टू मेक न्यूटन्स लॉ करेक्ट, बिना सूडो के आप देख रहे हैं ये टर्म आपका क्या है, गलत हो रहा है। ठीक है, ये आपका गलत हो रहा है नॉन इनर्शियल फ्रेम में। क्लियर है? तो सूडो का रूल भी जान लो। रूल क्या है? while applying pseudo, give the acceleration of to the body by changing its direction। और कैसे चेंज करोगे? जस्ट अपोजिट। एंड multiply it with mass of the body, mass of the body। तो बॉडी के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अपना सूडो का रूल है। जैसे कुछ क्वेश्चन में देखिए, फटाफट आप आंसर दीजिएगा। मान लीजिए एक वेज है, वो चल रहा है और एक ब्लॉक है इसके साथ चिपका हुआ है ऐसे। अब आपको बताना है कि किस एक्सेलरेशन से आप इसको पुश करोगे बड़े वाले को, जिससे ये गिरे ना, जिससे ये गिरे ना। ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, और ये स्मूथ है, यहां कुछ बंधा भी नहीं है, लेकिन आपको इसको रोके रखना है। तो आप क्या चला के दिखाओगे? ये स्मूथ है, आपको इसको किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करोगे जिससे कि ये इस पे रुका रहे। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही ले लीजिए। जैसे कि क्वेश्चन यही है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बिगर ब्लॉक, यहां लिख दे रहा हूं, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बिगर ब्लॉक so that smaller block is in equilibrium with respect to bigger block। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। क्या करने वाले हो? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बिगर ब्लॉक सो दैट स्मॉलर ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम विथ रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक। एक्सेलरेशन आपको फोर्स देना पड़ेगा, मुझे कुछ तो देना पड़ेगा। आप इसे F4 से पुश कर रहे हो इस तरफ करना जरूरी है। दूसरी तरफ करोगे तो ये कभी कंडीशन अचीव नहीं हो पाएगी। ये कांस्टेंट फोर्स है, आप इसे पुश कर रहे हो। तो आपको बताना है, आप F की वैल्यू ले लो, फाइंड F, वो ज्यादा बेटर रहेगा। फाइंड F लिख लो।
अब ठीक है, फाइंड फोर्स अप्लाई टू बिगर ब्लॉक सो दैट स्मॉलर ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम विथ रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक। ठीक है, क्या करने वाले हो, आपको पता है कि ये दो फ्रेम है और ये जब यहां पे हमें क्वेश्चन आप कैसे करते हैं, कुछ क्वेश्चंस आप दोनों में से कोई भी फ्रेम में करोगे बन जाएगा, कुछ क्वेश्चन होगा जो आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाके बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप किसी से भी कर सकते हैं, मैं इसको दोनों फ्रेम में बना के आपको दिखा सकता हूं। जैसे आसानी इसमें होगी, आप इस फ्रेम में अगर बात करते हो तो इसके रिस्पेक्ट में ये रुका हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में क्या दिखेगा कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सभी को? अगर ये रुका हुआ है इसके रिस्पेक्ट में, इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में क्या दिखेगा कि दोनों साथ साथ ऐसे चल रहे हैं विथ कॉमन एक्सेलरेशन, विथ कॉमन एक्सेलरेशन। मानते हो कि नहीं? तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो कि मैंने कहा था कि कभी भी दो बॉडी एक्चुअली एक साथ चलें तो उसको एक सिस्टम मान सकते हो, यही बताया था। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो इसको अगर आप सिस्टम मान लो, है ना, इसको एक सिस्टम बाउंड्री में मान लो, तो नॉर्मल रिएक्शन इसका इंटरनल फोर्स होगा और ये नेट एक्सटर्नल फोर्स इस दोनों सिस्टम पे केवल एक लग रहा है, क्या? F। मानते हो कि नहीं? ओनली F इज आवर एक्सटर्नल फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन इनके आपस का जो लग रहा है वो इंटरनल हो जाएगा, F इज आवर एक्सटर्नल। ये नॉर्मल रिएक्शन इस पे ऐसा लगाएगा, ये ऐसा लगाएगा, ये आपका इंटरनल होगा। ये मास m है, ये स्मॉल m है। तो व्हाट इज द कॉमन एक्सेलरेशन? कॉमन एक्सेलरेशन A क्या होगा? टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। ठीक है, तो अगर हमें अब बताना है यार, लेकिन ये रुका हुआ कैसे होगा? ये रुका हुआ कभी नहीं हो सकता क्योंकि mg तो इस पे लग रहा होगा, इस पे mg तो लग रहा होगा। हमें फोर्स को, चलो एक क्वेश्चन अच्छा बना देता हूं, समझ गए सभी बच्चे? कभी नहीं रुका होगा क्योंकि mg तो लग रहा होगा, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो एक काम करिए आप, इस फोर्स को डायरेक्शन चेंज कर दे रहा हूं। बढ़िया क्वेश्चन लीजिए, इस क्वेश्चन को बढ़िया बना देते हैं, बट उससे दिक्कत ये होगी कि ये ब्लॉक फिर इधर जाने लगेगा, वो है, वो ब्लॉक जो है आपका इधर जाने लगेगा। या एक काम करो, इसमें मैं व्हाट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन पूछ लेता हूं। चलो अब इतना कर दिया है तो इसको चेंज नहीं करते। नॉर्मल रिएक्शन रुका तो नहीं होगा कभी भी ये। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, इस क्वेश्चन को चेंज कर दे रहा हूं, यहां कभी नहीं रुक पाएगा, ये आप देख पा रहे हो। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सेलरेशन। चलिए इस क्वेश्चन को बनाता हूं। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन find normal reaction and acceleration of smaller block with respect to अर्थ। तो ये इसको ऐसे चेंज कर दिया। ठीक है, हमें इस ब्लॉक के बीच में इनमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है और एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉलर ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ये कॉमन एक्सेलरेशन तो निकाल लिया। ठीक है, अब इसकी फ्री बॉडी डायग्राम, आप ये क्वेश्चन दोनों में से किसी भी फ्रेम में कर सकते हो। आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो अब आप क्या करोगे, छोटे वाले की एफबीडी बनाओगे। आप बोलोगे सर किस फ्रेम में बनाया जाए, किसी में भी बना लो। ठीक है, आप अगर चाहते हो इसको नॉन इनर्शियल के में तो आप चलो इसको नॉन इनर्शियल में बना लो पहले। तो नॉन इनर्शियल में आपको क्या दिखेगा, ये बड़े वाले का वॉल है। इसको आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बनाना चाहोगे तो नॉन इनर्शियल में आप पहले बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोनों मेथड से करके दिखा देता हूं, ये इक्वली आसान है। इसकी एफबीडी हम बना रहे हैं, एफबीडी इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, मतलब बड़े वाला फ्रेम अपना, ये ऑब्जर्वर, ये अपना नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, एक्सेलरेटेड है। तो एफबीडी इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, बताओ क्या क्या लगेगा इस पे फोर्स,
क्या क्या फोर्स लगेगा? वाई डायरेक्शन में तो mg लग ही रहा होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और एक ये बड़े वाले ने इस पे n लगाया होगा, ये n लगेगा, बड़े वाले ने इस पे n लगाया होगा। और एक कौन सा फोर्स लगेगा? सूडो। अब ध्यान दो, आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, तो जिस फ्रेम में हो उसका एक्सेलरेशन a है और वो किधर है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो आप इसकी डायरेक्शन चेंज करोगे और इस बॉडी को दे दोगे, डायरेक्शन चेंज करोगे और इस बॉडी को दे दोगे इस तरीके से a, और जिस बॉडी को दे रहे हो, m को दे रहे हो, स्मॉल m को, उसके मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा सूडो। और इस बंदे को जो नॉन इनर्शियल में है उसको ये एक्स डायरेक्शन में रेस्ट पर नजर आएगा, तो न्यूटन का कौन सा लॉ लगाएगा? वो फर्स्ट लॉ है ना, सूडो लगाने के बाद। तो इसमें इक्वेशन क्या लिखेंगे? इन एक्स डायरेक्शन नॉन इनर्शियल फ्रेम में ब्लॉक के इक्वेशंस क्या क्या लिखे जाएंगे? एक्स डायरेक्शन में अपना वो लिखा जाएगा n माइनस एम ए इक्वल टू 0, है ना, नेट। तो n कितना होगा? एम ए के बराबर। एम ए का मतलब a की वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो एम एफ अपॉन एम प्लस एम। तो दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स। ठीक है, आप बोलोगे सर इधर क्या होगा? इधर mg है, इधर एक्सेलरेशन होगा ay। ठीक है, ay से इधर एक्सेलरेट करेगा, जबकि इधर इसको ये रुका हुआ दिखाई देगा। किसे? इस वाले को। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? अगर यही आप अर्थ के फ्रेम में करोगे, मान लो मैं इसको अर्थ के फ्रेम में बनाऊं, तो भी कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ फ्रेम, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। अर्थ के फ्रेम में जब आप ब्लॉक की एबीडी बनाएंगे तो आप इस पे फिर से mg दिखाएंगे और यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन, बस यही फोर्स दिखाएंगे। और इस बंदे को ये एक्सेलरेट करता हुआ दिख रहा होगा, इस बंदे को ये एक्सेलरेट करता हुआ दिख रहेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, बॉडी मूव कर रहा है, आप फिर नहीं समझ रहे हैं, बॉडी सब मूव कर रहा है एक्चुअली, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम में इसको ये रेस्ट पर दिखाई देगा। तो इसने न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाया। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में बनाया हूं, ये सबको क्लियर होना चाहिए। ये जो भी मैंने बनाया है इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम में बनाया है भाई, ये पूरा बना ही देता हूं। ये अर्थ के फ्रेम में नहीं है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम के में है, तो उसे तो ये रुका हुआ दिखाई देगा ना, तभी तो आप सूडो लगाए हो। क्लियर कट लिखा हुआ है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आपने किसके रिस्पेक्ट में बनाया? इसके अंदर जो बंदा बैठा है, ये इसके रिस्पेक्ट में आप बना रहे हो। ठीक है, अब आप इसके रिस्पेक्ट में देखो, अर्थ के रिस्पेक्ट में इधर एक्सेलरेशन ए है, तो आप इधर क्या लिखोगे? इधर दो एक्सेलरेशन होगा, एक ay भी है और इधर ये ax भी है। तो इधर न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएगा। क्या लगाएगा? नेट फोर्स n है इक्वल टू m इंटू ax। ax की वैल्यू कितनी है? a के बराबर है, ये दोनों साथ साथ इधर चल रहे हैं, तो a। और a को क्या लिखोगे? a अपने पास कितना था? यही f अपॉन m प्लस एम। तो मैं वही कह रहा हूं कि या तो अर्थ के फ्रेम में न्यूटन सेकेंड लॉ लगा लो या सूडो लगा के न्यूटन फर्स्ट लॉ लगा लो, दोनों से रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। वाई डायरेक्शन में ए वाई कितना होगा? एम जी के बराबर, यहां भी और यहां भी होगा ए वाई जी के बराबर, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। तो एक्चुअल मोशन जो यहां पर है, यहां पर वाई डायरेक्शन में दोनों के लिए मोशन सेम है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि वाई डायरेक्शन में ब्लॉक भी इनर्शियल फ्रेम है। इंटरेस्टिंग बात देख रहे हो, वाई डायरेक्शन में, इन वाई डायरेक्शन आप सोचो तो वाई डायरेक्शन में ब्लॉक के लिए ये भी बिगर ब्लॉक स्टेशनरी है। क्यों? क्योंकि वाई डायरेक्शन में ब्लॉक रुका हुआ है, बिगर ब्लॉक का कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो जैसा वाई डायरेक्शन में आप ये देख पाएगा मोशन, वैसा अर्थ वाला देख पाएगा, और दोनों का एक्सेलरेशन जी होगा। बट इन एक्स डायरेक्शन वी हैव different approach, but acceleration will be same, but we can calculate it by different approach, either with respect to non-inertial frame or either with respect to inertial frame. Now what can you say about the net acceleration? This acceleration is with respect to, इसका दो एक्सेलरेशन है, एक x में भी एक y में। लेकिन मुझे ये बताओ कि इसको ये रुका हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में, इस वाले के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन क्या लिखोगे?
रिलेटिव पढ़ चुके हो, बता दो जल्दी से। इस नॉन इनर्शियल के फ्रेम में बता के जाइए कि इसका एक्सेलरेशन जो है आप क्या लिखेंगे ब्लॉक का, और इनर्शियल फ्रेम में क्या लिखेंगे। जल्दी बता दो। बोलो भाई। इसका with respect to inertial frame, what is the acceleration and what is the acceleration in non inertial frame। एक्सेलरेशन पूछ रहा हूं। बहुत बढ़िया रजत, बहुत बढ़िया। तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, मैं यहां लिख दे रहा हूं, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक आपसे अगर पूछा जाए तो इसका केवल एक्सेलरेशन है, रिलेटिव हो गया। ये कौन सा एक्सेलरेशन है, रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया ना। तो इसमें आपको बिगर, इस वाले को क्या दिखाई देता है कि केवल ये नीचे जाएगा, माइनस जी जे कैप, ये आएगा। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, उसके लिए क्या बोलेंगे, उसके पास दो होंगे, एक्स में भी होगा और वाई में भी होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखिए ये वेक्टर इधर ए एक्स भी लगेगा और इधर जी भी लगेगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये होगा वेक्टर। और इसको आप निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू, अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहो तो ये भी निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर, और ए एक्स की वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो आपके पास आएगा जी स्क्वायर प्लस एम एफ अपॉन एम प्लस एम का होल स्क्वायर। तो दैट इज द एक्सेलरेशन। तो दिस इज ए बेसिक डिफरेंस, ठीक है। जो अर्थ वाला ऑब्जर्वर होगा उसको ये नीचे जाता हुआ भी दिखाई देगा और इधर भी जाता हुआ दिखाई देगा, तो उसके पास नेट एक्सेलरेशन होगा। जबकि जो बंदा नॉन इनर्शियल में, मतलब आप बिगर ब्लॉक में होगे, तो आपको ये मोशन फील नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस मोशन में ये भी ए से चल रहा है, ये भी ए से, तो इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में 0 नजर आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। कहां पे एम नहीं आएगा, एम कहां लिख दिया मैंने, अच्छा हाँ सही कह रहे हो। ए एक्स अभी नहीं निकाला मैंने ना, ए एक्स निकालना है, ए एक्स निकाल लीजिए। ये तो अभी एन है, इससे ए एक्स आप निकाल लेंगे, एन माइनस एम ए इक्वल टू दिस। तो यहां से ये तो नॉर्मल रिएक्शन है, ए एक्स कहां है, ये तो नॉर्मल रिएक्शन है, ए एक्स नहीं है, ये तो नॉर्मल रिएक्शन है। ए एक्स हम लोग ने निकाला था ना एक्सेलरेशन पूरे को सिस्टम लेकर, ए एक्स निकाला था पूरे को सिस्टम लेकर एफ के थ्रू। ये रहा देखिए ए एक्स, पूरे को सिस्टम लेके निकाल लीजिए। नेट फोर्स एफ लग रहा है, एफ अपॉन एम प्लस एम, यहां एम नहीं आएगा बस, हाँ यहां एम नहीं आएगा बस, एफ अपॉन एम प्लस एम, ये होगा ए एक्स। ठीक है, ए एक्स निकालना चाहो आप यहां से लिख लो। इसकी अर्थ के रिस्पेक्ट में आपने क्या, एन इक्वल टू एम इंटू ए एक्स लिखा हुआ है, ये देखिए। तो यहां से आपने एन निकाल लिया। आप ए एक्स निकालना चाहो तो एन बाई एम कर दो, तो वहां से ए एक्स मिल जाएगा, यही है। क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे आगे क्वेश्चंस और बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। उसके बाद हम कंस्ट्रेन मोशन पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है इन चैप्टर्स में, तो अभी करते रहेंगे। ठीक है, आप एक काम करिए, कुछ होमवर्क लेकर जाइए। नहीं, कल सैटरडे कल है ना, ठीक है, कल आप लोगों को एससी वर्मा और सीट मॉड्यूल, एससी वर्मा और मॉड्यूल के क्वेश्चन टिक करा दूंगा। कल सैटरडे है, कल आपको एससी वर्मा और मॉड्यूल के क्वेश्चन टिक करा दूंगा। अभी आप ये रिवाइज कर लीजिएगा।